हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। हमारी आज की कहानी है अब शकुनी। चलिए जानते हैं इस कहानी के बारे में। प्रियंका अस्पताल के कॉरिडोर में तेज कदमों से टहल रही थी। उसकी आंखों से आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। लेबर रूम में अंदर उसकी देवरानी रश्मि प्रसव पीड़ा से तड़प रही थी। बाहर प्रियंका हाथ में फ़ोन लिए लगातार घर वालों को फ़ोन लगाए जा रही थी, लेकिन किसी का भी फ़ोन नहीं लग रहा था। प्रियंका को ठंड के महीने में भी डर से पसीने छूट रहे थे। उसे डर लग रहा था कि अगर राज रश्मि को कुछ भी हुआ तो उसका दोष उसके ही सिर पर आएगा। प्रियंका के सास ससुर कपड़ों की खरीदारी करने बाजार गए थे। देवर आनंद ऑफिस के काम से शहर के बाहर और प्रियंका के पति अनुज आज बिजनेस के सिलसिले में किसी के साथ जरूरी मीटिंग में व्यस्त थे। प्रियंका के लगातार फ़ोन करने पर उन्होंने मैसेज से रिप्लाई किया कि वो अभी मीटिंग में व्यस्त हैं। किसी का फ़ोन न उठाने पर घबराहट में प्रियंका ने सबको मैसेज करके बता दिया कि वो रश्मि को लेकर अस्पताल आई हुई है। प्रसव कमरे से अंदर बाहर करती नर्सों ने प्रियंका की घबराहट को देखकर प्रियंका से कहा, आप बैठ जाइए, कब तक खड़ी रहेंगी। जवाब में प्रियंका ने कहा, मैं ठीक हूँ। रश्मि की दर्द से चीखती आवाज़ प्रियंका के दिल की धड़कनें तेज कर देती और वो टकटकी लगाए दरवाजे की तरफ देखने भागती हुई जाती। तभी एक नर्स ने आकर कहा, सुनिए, आपको डॉक्टर बुला रही हैं। प्रियंका भागती दौड़ती डॉक्टर के कमरे में पहुंची तो डॉक्टर ने कहा, देखिए, हमें समय से पूर्व प्रसव कराना होगा क्योंकि बच्चे की धड़कनें धीमी हो गई हैं। आप जल्दी से इन पेपर्स पर साइन कर दीजिए। पेपर्स देखते ही प्रियंका के हाथ पांव डर से थर्राने लगे, आंखों से अश्रुधार फूटने पड़े। तभी नर्स ने कहा, देखिए, आप जल्दी साइन कीजिए, हमारे पास समय कम है। प्रियंका ने अपने आंखों से आंसू पोंछे और पेपर्स पर साइन कर दिए। साइन करने के बाद उसने नर्स से कहा, ये लीजिए पेपर, लेकिन मेरी रश्मि और उसका बच्चा दोनों सही सलामत मुझे चाहिए। नर्स ने कहा कि आप चिंता मत कीजिए, सब अच्छा होगा, बस आप भगवान से प्रार्थना कीजिए। दरअसल 8 साल पहले जब प्रियंका शर्मा निवास में अनुज के साथ ब्याह कर ससुराल आई तो सब बहुत खुश थे, खासकर उसकी सास मीना जी, क्योंकि प्रियंका अपने साथ उनकी मुंह मांगी ढेर सारे दहेज के साथ आई थी। जैसा जितना और जो जो चीज़ें उन्होंने मांगी थी सब कुछ चुन चुन कर प्रियंका के पापा ने उनको दिया था। सासू माँ ने ससुराल के कामों की सारी जिम्मेदारियों को उसको ऐसे सौंपा जैसे सब कुछ उसकी ही जिम्मेदारी थी। उसने बिना उफ किए हमेशा घर की एक एक काम किए। शादी के ठीक 2 साल बाद उसने 2 जुड़वा बेटियों को जन्म दिया, लेकिन बेटियों के जन्म के समय डॉक्टर ने परिवार वालों को बताया कि वो अब दोबारा कभी माँ नहीं बन पाएगी, जिस घटना ने उसके पूरे जीवन को बदल कर रख दिया। पोते की आस लगाए बैठी मीना जी अब प्रियंका को अपशगुनी मानने लगी। वो उसकी बेटियों को भी कभी प्यार से गले न लगाती। अनुज को ये बातें बहुत अच्छे से पता थी, लेकिन वह हर बार प्रियंका को ही समझाता, कहता, प्रियंका, तुम माँ की बातों को दिल पर मत लगाया करो, देखना समय के साथ वो भी बदल जाएंगी, तुम सब बस धैर्य रखो। प्रियंका का देवर आनंद उसका बहुत सम्मान करता था। वो उसकी दोनों बेटियों को भी बहुत प्यार करता था और जब भी अपनी माँ को उनके साथ दुर्व्यवहार करता देखता तो अपनी माँ को टोक देता। कुछ सालों बाद आनंद की शादी तय हो गई। आनंद की शादी की खबर सुनकर प्रियंका बहुत खुश थी, लेकिन उसकी खुशी पर ग्रहण तब लगा जब उसकी सास ने उससे शादी की रस्मों में सामने आने से मना कर दिया। मीना जी ने आनंद की पूरी शादी के दौरान प्रियंका को रसोई से बाहर निकलने नहीं दिया। शादी में आते रिश्तेदारों के बुलाने पर भी वह कोई न कोई बहाना बनाकर उसको अंदर ही कर देती। यह सब देखकर वह खुद भी जाने से बचती, क्योंकि उन्होंने प्रियंका को सख्त हिदायत दी थी कि उसकी परछाई भी उसके बेटे बहू पर न पड़े। उसकी देवरानी रश्मि घर आ गई। दोनों देवरानी जेठानी में बहुत जमती। शादी के 1 साल बाद रश्मि जब गर्भवती हुई तो उसकी गोद भराई के समय मीना जी ने प्रियंका को अपने कमरे में बुलाकर अकेले में कहा, सुनो प्रियंका, बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि बाज का तो मुंह भी देख लो, लेकिन निर्वंशी का तो चेहरा देखना भी पाप है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम रश्मि की गोद भराई से पहले अपने मैके चली जाओ। जब तक कि रश्मि बच्चे को जन्म न दे दे
तुम यहाँ मत आना, कहीं ऐसा ना हो तुम्हारी छाया उस पर पड़े और कोई अपशकुन हो जाए। और हाँ, अनुज को ये बात मत बताना, उससे कोई भी बहाना कर देना। उसका जब मन चाहे तुम लोगों से मिल सकता है। आखिर तुम्हारा मायका कौन सा दूर है, एक ही शहर में है। जब जी चाहे तुमसे और बच्चों से मिल लेगा। प्रियंका उस दिन इतना रोई जिसकी कोई सीमा न थी। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि बेटे को जन्म न देने से उसका इतना अपमान होगा। प्रियंका अगले दिन अपने मैके चली गई। प्रियंका को यूं अचानक आया देखकर उसकी माँ ने पूछा, अरे अचानक बिना बताए क्या बात है प्रियंका, सब ठीक तो है ना? प्रियंका ने कहा, हाँ माँ सब ठीक है, बस आपसे और पापा से मिलने का मन हुआ तो चली आई। पापा कैसे हैं? ठीक ही हैं बेटा, आज 6 साल से बेड पर ही हैं, क्या कहूँ। हाँ माँ, प्रियंका के पिताजी को उसकी शादी के बाद ब्रेन स्ट्रोक आया और उनका पूरा शरीर लकवाग्रस्त हो गया, जिस वजह से प्रियंका अपना दुख अपने मायके में भी अपनी माँ से नहीं कहती थी। एक छोटा भाई था, वो कितनी और किस किस की जिम्मेदारी उठाता। अगले दिन ही उसके फ़ोन पर रश्मि का सुबह 10 बजे फ़ोन आया। उसने फ़ोन उठाकर हेलो कहा तो उधर से उसे रश्मि के दर्द से कराहने और रोने की आवाज़ आई। क्या हुआ रश्मि, सब ठीक तो है ना? तुम क्यों रो रही हो? प्रियंका ने घबरा कर पूछा। भाभी, अभी मैं आपको कुछ नहीं बता पाऊंगी, बस आप जल्दी से घर आ जाइए। प्रियंका ने अपनी माँ से कहा, माँ आप इन दोनों का ख्याल रखना, मैं भी आती हूँ, आकर आपको सब बताऊंगी। जब वो ऑटो से घर पहुंची तो रश्मि दर्द से कराह रही थी और घर में कोई भी मौजूद नहीं था। रश्मि को लेकर घर में ताला लगाकर प्रियंका अस्पताल गई। रश्मि ने रास्ते में बताया कि माँ जी ससुर जी के साथ गोद भराई के लिए बाजार करने गई हैं और आनंद सुबह से ऑफिस के काम से शहर से बाहर चले गए। रश्मि का अभी 7वां महीना ही चल रहा था। तभी नर्स ने प्रियंका के पास आकर कहा, मुबारक हो, बेटा हुआ है, लेकिन अभी प्रीमेच्योर होने की वजह से उसको अस्पताल में हमारी निगरानी में रखना होगा। नर्स की आवाज़ से प्रियंका यादों से बाहर आई। इतने में सभी घर वाले भी वहां आ गए। मीना जी ने आओ देखा न ताओ, उन्होंने सबके सामने अस्पताल में प्रियंका के गालों पर 2 थप्पड़ लगा दिए और कहा, अपशकुनी कहीं की, खुद तो बेटा जन्म नहीं दे पाई तो देवरानी की खुशियों में भी आग लगा दी। मना किया था न तुझे आने से। अपनी माँ के बर्ताव को देखकर अनुज ने गुस्से में कहा, माँ ये क्या तरीका है, आपने प्रियंका को मारा क्यों? आखिर उसकी गलती क्या थी? सिर्फ यही ना कि उसने रश्मि की मदद की। तू चुप कर जोरू का गुलाम, तू तो इसकी तरफदारी करेगा ही। तभी वहाँ नर्स ने आकर प्रियंका से कहा, आपको अंदर डॉक्टर बुला रहे हैं। मीना जी ने कहा, मैं जाऊंगी अंदर और तू चुपचाप अपने मायके जा। मीना जी आनंद को साथ लेकर अंदर डॉक्टर के कमरे में गई। उन्हें देखकर डॉक्टर ने कहा, अब बच्चा और माँ दोनों खतरे से बाहर हैं, लेकिन अभी दोनों को ही बहुत देखभाल की ज़रूरत है। हमें बच्चों को कम से कम 2 महीने तक NICU में रखना होगा। इसके लिए आप सबको बहुत धैर्य रखने की ज़रूरत होगी। ठीक है कहकर जैसे ही मीना जी डॉक्टर के कमरे से बाहर निकली, उनका पैर फिसला और वो अस्पताल में ही गिर गई। उन्होंने उठने की कोशिश की, लेकिन वो उठने में असमर्थ थी और नर्स दर्द से वो रोने लगी। डॉक्टर ने पाँव का एक्सरे लिया और चेक करके बताया कि पाँव में फ्रैक्चर हो चुका है, 1 महीना बेड रेस्ट करना होगा। अब प्रियंका के ही कंधों पर सारी जिम्मेदारियां आ गई। वह रोज घर के काम खत्म करके रश्मि और सास दोनों का ख्याल रखती। 1 सप्ताह बाद रश्मि को छुट्टी मिल गई, लेकिन बच्चे अस्पताल में ही थे। अब वह रश्मि को साथ लेकर रोज बच्चों को देखने अस्पताल जाती। 1 महीने के अथक प्रयास के बाद डॉक्टर ने बच्चे को घर ले जाने की अनुमति दे दी। उधर अब मीना जी के पाँव भी ठीक हो गए। बच्चों के घर आने की सारी तैयारियां प्रियंका ने की। रश्मि और आनंद दोनों बच्चों को लेकर घर आए। मीना जी ने आरती उतारकर बच्चों का स्वागत किया। इधर प्रियंका की दोनों बेटियां भी बच्चों को देखने की जिद कर रही थी, जिसे देखकर प्रियंका उन्हें लेकर रश्मि के कमरे के पास तक पहुंची ही थी कि पीछे से कड़कती आवाज़ में मीना जी ने कहा, बड़ी बेशर्म हो गई हो तुम। इतनी बार बोला तुमको कि तुम रश्मि और उसके बेटे से दूर रहो, लेकिन तुम मानती नहीं। इतना अपशकुन करा के जी नहीं भरा जो कुछ और कराना चाहती हो। क्या सबको मारना चाहती हो? मीना जी की गुस्से में कड़कती आवाज़ सुनकर सभी वहाँ इकट्ठा हो गए। प्रियंका को लगा था कि शायद अब मीना जी बदल जाएंगी, लेकिन उसकी सोच गलत थी। उसने सामने खड़े अपने पति अनुज की तरफ देखा।
बेटियों का हंसता हुआ मासूम चेहरा उदास हो गया। प्रियंका खुद पर काबू न पाई सकी और उसकी आंखों से अश्रुधार फूट पड़े और वो वहाँ से जाने लगी। तभी रश्मि ने कहा, रुकिए भाभी, मीना जी गुस्से में, सुनाई नहीं दिया मैंने क्या कहा? तुम अंदर जाओ। प्रियंका बच्चों से जुड़ा कोई काम नहीं करेगी। भाभी, मैंने कहा रुकिए, और उसने आगे बढ़कर प्रियंका का हाथ पकड़ लिया। भाभी, यूँ चुप रहकर रोज रोज अपमान सहन करने से कोई नहीं बदलने वाला, इसलिए आपको बोल रही हूँ कि आप बिना बोले काम नहीं चलने वाला। कभी कभी बड़े इतना मजबूर कर देते हैं कि उनको जवाब देकर छोटों को उन्हें सच का आईना दिखाना ही पड़ता है। रश्मि, सुनाई नहीं दे रहा तुम्हें? मीना जी ने दोबारा गुस्से से कहा। सुना माँ जी, अच्छी तरह सुना, लेकिन जिस तरह हम घर में गंदगी इकट्ठा करके नहीं रख सकते, ठीक वैसे ही मैं आपकी ये बेकार की बातें नहीं सुन सकती और ना ही मान सकती हूँ। मैंने और आनंद ने आपको बहुत बार समझाया कि आप भाभी को यूँ हर बात में अपमानित ना किया करें, लेकिन आप हैं कि मानने के लिए तैयार ही नहीं हैं। वो तो भाभी हैं जो आपकी इन कड़वी बातों को सुनकर रह जाती हैं, वरना उनकी जगह कोई और होता अब तक आपको करारा जवाब और सबक कब का मिल चुका होता। आपका तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे लिए मेरी जेठानी कभी आप सुगनी नहीं थी, ना है ना रहेंगी, बल्कि मेरे और मेरे बच्चों के लिए तो वो जीवनदाता हैं। अगर ये समय से मेरा फ़ोन ना उठाती और यहाँ आकर मुझे अस्पताल ना ले जाती तो न जाने क्या हो जाता। और दूसरी बात, बेटी को जन्म देने से औरतें अपसगनी हुई तो आप देवी की पूजा क्यों करती हैं? तब तो मेरी माँ और आपकी माँ भी अपसुगनी हुई, क्योंकि मैं 2 बहनें हूँ और आप 4 बहनें हैं। हम दोनों को ही भाई नहीं हैं। तो आप बताइए कि क्या ये कहना ठीक है? तुम अपना मुंह बंद रखो, ये मेरा घर है और यहाँ सिर्फ मेरी मर्जी चलेगी, समझी? मीना जी ने गुस्से में कहा। तभी पीछे खड़े अनुज ने कहा, माँ आपने बिल्कुल सही कहा, यह आपका घर है तो आपकी मर्जी चलेगी, लेकिन मैं भी अब प्रियंका का अपमान और बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए मैं यह घर छोड़कर जा रहा हूँ। लेकिन जाने से पहले एक बात बता दूँ आपको, जीवन और मरण सब ऊपर वाले के हाथ में है, हम मनुष्यों के नहीं। भगवान ने अच्छा किया जो उन्होंने जन्म मृत्यु का चक्र अपने हाथ में रखा, वरना तो कुछ आप जैसी सोच के लोग कभी बेटियों को जन्म दे ही ना। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही अन्य कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।